पर जैसे ही वो खुद को शाबाशी दे रहा होता है, अचानक पीछे से एक हाथ उसकी जैकेट पकड़ लेता है। वो तेजी से घूमता है और सोचता है कि किसकी हिम्मत हुई उसके पास आने की। ये और कोई नहीं बल्कि नई ट्रांसफर स्टूडेंट किशिमोतो रिका थी, जो हंसते हुए उसे याद दिलाती है कि वे दोनों एक ही क्लास में हैं। यू संग का तो खून ही जम जाता है। एक शांत जिंदगी का उसका बनाया हुआ पूरा प्लान एक पल में चकनाचूर हो जाता है। क्यों? आखिर मेन हीरोइनों में से एक उससे बात क्यों कर रही है? रिका एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है कि वो थोड़ी परेशान थी पर अब खुश है कि वो उसे इतनी जल्दी मिल गया, और बिना कोई वार्निंग दिए वो यू संग का ध्यान खींचने के लिए झटके से उसकी जैकेट पकड़ लेती है। यू संग तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर एक मेन हीरोइन उसके जैसे किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर से बात करने क्यों आएगी। पर रिका तो बड़े कैजुअली उसके यूनिफॉर्म पर लगे नेम टैग की तरफ इशारा करती है, और एक शरारती सी चमचमाती स्माइल के साथ वो मजे लेते हुए उसे बताती है कि उसका नाम तो वहीं साफ साफ लिखा हुआ है। ये सुनकर यूसंग तो बस सुन्न रह जाता है। वो इतनी छोटी सी डिटेल के बारे में तो पूरी तरह से भूल ही गया था। रिका उसकी घबराहट देखकर धीरे से हंस पड़ती है। साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ा मजा आ रहा है। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि वो आखिर एक अच्छा लड़का ही है, और उसके बारे में उसका पहला इंप्रेशन बिल्कुल सही था। यू संग बस उसे घूरता रह जाता है। उसके इस पॉजिटिव असेसमेंट से वो पूरी तरह से हैरान था। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसके सिर के ऊपर मानो क्वेश्चन मार्क्स तैर रही थीं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो उससे पूछता है कि उसके बारे में सही होने का आखिर मतलब क्या है। वो बताती है कि वो क्लास में सबसे अलग थलग दिखाई देता था, जैसे उससे अकेले ही एक अजीब और बहुत इंटेंस एनर्जी निकल रही हो, और ऊपर से उसने उसके बारे में उड़ रही सारी जंगली अफवाहें भी सुनी थीं कि उसने 50 लोगों की एक बाइकर गैंग से अकेले लड़ाई की थी, या फिर एक बेसबॉल कोच ने उसे स्काउट करने की कोशिश की थी। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है कि जब उसने उसे क्लास की क्वीन यानी खुद रिका के साथ इतने कैजुअली इससे ये साबित हो गया कि इस सख्त बाहरी दिखावे के पीछे वो असल में एक अच्छा इंसान है। ये सुनते ही यूसंग के दिमाग में चल रही सारी बातें एक झटके में रुक जाती हैं। अब वो कहानी की दो मेन हीरोइनों में से एक के साथ सीधे सीधे इन्वॉल्व हो गया था। उसे एहसास होता है कि रिका ने पूरी सिचुएशन को बिल्कुल गलत समझ लिया है, लेकिन वो उसकी अच्छाई से इम्प्रेस हुए बिना भी नहीं रह पाता। अब उसे समझ आता है कि वो पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 1 क्यों थी। इन सारी क्रेजी अफवाहों के बावजूद उसके जैसे किसी लड़के से आकर बात करने की उसकी हिम्मत ही वो वजह थी जिससे सब उसे इतना पसंद करते थे। वो अपने अंदरूनी पैनिक से तब बाहर आता है जब रिका उसका नाम पुकारती है, जो साफ साफ उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। वो अपने गाल फुलाकर मुंह बनाती है और शिकायत करती है कि उसने उसके कॉम्प्लीमेंट पर कोई रिएक्शन तक नहीं दिया। वो झट से हकलाते हुए माफी मांगता है और बड़े ऑकवर्ड तरीके से उसके अच्छे शब्दों के लिए उसे थैंक्स कहता है। उसका जवाब सुनते ही रिका की वो प्यारी सी मुस्कान फौरन वापस आ जाती है। वो उसे चिंता ना करने को कहती है, भले ही बाकी सब उसे गलत समझें, पर वो तब तक उसकी दोस्त बनकर रहेगी जब तक वो लोग ये नहीं देख लेते कि वो असल में कैसा है। यू संग को एहसास होता है कि उसे डराकर भगाने के लिए खतरनाक दिखने की एक्टिंग करना उसकी इस जबरदस्त पॉजिटिविटी के सामने पूरी तरह से बेकार होता। तब उसे ये बात समझ आती है, रिका की पर्सनैलिटी को देखते हुए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दुबला पतला सा लड़का होता या फिर कोई हट्टा कट्टा गैंगस्टर। क्लासमेट्स होने के नाते उन दोनों का आमना सामना होना तो तय ही था। एक डार्क और पक्के इरादे वाले लुक के साथ वो फैसला करता है कि वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा। वो फिलहाल के लिए इसके साथ चलेगा और उस रिका का कहकर उसकी दोस्ती मान लेगा। रिका ये देखकर बेहद खुश हो जाती है कि उसका बोल्ड मूव काम कर गया और यू संग अब उससे घुल मिल रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो असल में उसके पास आई क्यों थी, और वह उससे एक एड्रेस का रास्ता पूछती है।
वह एड्रेस टोक्यो के सेजो स्टेशन का था, जो कि एक बेहद अमीर और एक्सक्लूसिव रिहायशी इलाका माना जाता है। यू सुंग हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि रिका सिर्फ एक फ्रेंडली ट्रांसफर स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि उसका बैकग्राउंड एक अमीर लड़की वाला भी है। जब यू सुंग बताता है कि उसकी नई जगह उसके घर के पास ही है, तो रिका खुशी से झूम उठती है। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर चिल्लाती है कि उसे पता था कि उससे पूछना ही सही फैसला था। सिचुएशन की पूरी गंभीरता अब जाकर यू सुंग के सिर पर पड़ती है। उन दोनों के घर एक दूसरे के पास हैं। वह बताता है कि उसका स्टेशन चितोसे फुनाबाशी सेजो से सिर्फ 2 स्टॉप की दूरी पर है। रिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वह कहती है कि इतना परफेक्ट कोइंसिडेंस तो किस्मत ही हो सकती है। लेकिन यू सुंग के लिए यह किस्मत वाली मुलाकात उसकी शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के प्लान के लिए एक पूरी तरह से डिजास्टर थी। जैसे ही उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है, उसे अपनी पूरी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ी और खतरनाक कमी का एहसास होता है। सबसे बड़ी और जानलेवा दिक्कत यह थी कि उसने ओरिजिनल स्क्रैम्बल लव मांगा कभी पढ़ी ही नहीं थी। उसकी सारी नॉलेज बस जनरल रोमकॉम ट्रॉप्स पर ही आधारित थी। वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि सीधे सोर्स यानी खुद रिका से मिली इन्फॉर्मेशन किसी भी ट्रॉप से कहीं ज्यादा कीमती है। ओरिजिनल कहानी की इम्पोर्टेंस सबसे ऊपर है। पलक झपकते ही उसके दिमाग में एक नया प्लान बनता है। वह उसका दोस्त बनेगा, कहानी के प्लॉट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और शायद मेल लीड के साथ मामला बिगड़ने पर उसे सलाह भी देगा। यह एक तरह से ब्लैकमेल करने जैसा था, लेकिन यह उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। वह मन ही मन मुस्कुराता है। एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर का हीरोइन से दोस्ती करने जैसा छोटा मोटा बदलाव मेन प्लॉट को ज्यादा पटरी से नहीं उतारेगा। इंतजार कर रही रिका की तरफ मुड़कर वह बड़े कैजुअली उसकी दोस्ती के लिए थैंक्स के तौर पर उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वह खुशी खुशी वेंडिंग मशीन से एक मीठा कोला चुनती है। वह जरा भी देर नहीं लगाती और उसे खोलकर एक बड़ा सा घूंट भर लेती है। उसके चेहरे पर परम सुख वाले एक्सप्रेशन आते हैं और वह कहती है कि ठंडे सोडे की तो बात ही कुछ और है। यू सुंग रूखेपन से कहता है कि ऐसा लगता है उसे कोला बहुत ज्यादा पसंद है। वह हंसती है और मानती है कि उसने काफी समय से कोला नहीं पिया था क्योंकि वह अपनी डाइट पर ध्यान दे रही थी। जब वह वजह पूछता है तो वह गर्व से अपना फोन उठाकर उसे दिखाती है। स्क्रीन पर उसके मॉडलिंग के दिनों की एक तस्वीर थी, जिसमें उसका स्टाइल बिल्कुल अलग एक एजी ग्यारू जैसा था। वह बताती है कि एक फॉर्मर फैशन मॉडल होने के नाते अपनी बॉडी का ख्याल रखना उसकी आदत में शुमार है। यू सुंग नोटिस करता है कि वह कितनी अलग दिख रही है और कैजुअली सोचता है कि क्या यह सिर्फ हैवी मेकअप का कमाल है। यह सुनते ही रिका तुरंत घबराकर डिफेंसिव हो जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि यह सिर्फ मेकअप नहीं है। यू सुंग की किस्मत अच्छी थी कि तभी उनकी ट्रेन आ जाती है, जिससे रिका का प्रोटेस्ट बीच में ही रुक जाता है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, दूसरे पैसेंजर्स अपने आप ही यू सुंग के डरावने प्रेजेंस से दूर हटने लगते हैं। इसकी वजह से उस भीड़ से भरी ट्रेन में उन दोनों के आसपास हैरानी की हद तक एक खाली जगह का घेरा बन जाता है। रिका खिलखिलाकर हंसती है और शरारत से कहती है कि उसके साथ सफर करना तो भीड़ से बचने का एक शॉर्टकट जैसा है। यू सुंग के तो पसीने ही छूट जाते हैं, यह सोचकर कि उसका इतनी मेहनत से बनाया गया डरावना ऑरा अब रिका अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर रही है। रिका अपने फोन पर सबवे का मैप निकालती है और उन उलझी हुई लाइनों के जाल को समझने की कोशिश करने लगती है। यू सुंग झट से उसे सही दिशा बताता है। हालांकि रिका अब भी सब कुछ समझने की कोशिश में खोई हुई और घबराई हुई लग रही थी। वह शांति से ट्रेन से उतर जाता है और घबराई हुई रिका हड़बड़ी में उसके पीछे पीछे भागती है। ट्रेन में चितोसे फुनाबाशी स्टेशन आने की अनाउंसमेंट होती है। वह उसे बताता है कि यही उसका स्टॉप है। वह उसे आखिरी बार सिर हिलाकर इशारा करता है और वहां से निकलने की तैयारी करते हुए थोड़ी राहत की सांस लेता है। रिका खुशी खुशी हाथ हिलाकर उसे बाय कहती है। हर चीज के लिए उसे थैंक यू बोलती है और साथ में यह भी कहती है कि वह कल भी उस पर भरोसा करेगी।
ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। यूसुंग प्लेटफार्म पर ही जम सा जाता है और रिका के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगते हैं। कल भी उसकी सुकून भरी जिंदगी अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में लंच टाइम हो जाता है, पर रिका को याद आता है कि वह अपना लंच तो घर पर ही भूल आई है। वहीं दूसरी तरफ यूसुंग शांति से खाने के लिए स्कूल के पीछे अपनी रोज वाली सुनसान जगह ढूंढ लेता है। वह अपना लंच बॉक्स खोलता है और उसमें से घर का बना हुआ बेहद लजीज किम्बाप निकलता है। और जैसे ही वह अपना पहला निवाला खाने वाला होता है, कोई अचानक उसे टोक देता है। एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है और वह झटके से अपना सिर ऊपर उठाता है। वह हैरान रह जाता है क्योंकि सामने रिका खड़ी थी। उसने जैसे तैसे उसे ढूंढ ही निकाला था और वह एक छोटा सा बैग पकड़े हुए थोड़ी शर्मा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं और वह पूछती है कि क्या वह सच में रोज यहाँ अकेले ही खाता है। यूसुंग बताता है कि ऐसे ज्यादा आसान रहता है क्योंकि उसके डरावने ऑरा की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वह परेशान रिका को तसल्ली देता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है और कहता है कि उसे उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिका शर्माते हुए जिद करती है कि उसका इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं लगता। अचानक उसका लंच देखते ही रिका की आंखों में एक चमक आ जाती है और उसे एक आइडिया सूझता है। उसका पूरा ध्यान किम्बाप के उन रंग बिरंगे रोल्स पर चला जाता है। वो केड्रामाज वाले इस खाने को पहचान लेती है और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो इसे पहली बार असली में देख रही है। इससे पहले कि यूसुंग कुछ रिएक्ट कर पाता, वो बड़ी बेसब्री से पूछती है कि क्या वो बस एक पीस ट्राई कर सकती है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक, उसका मूड फौरन अच्छा हो जाता है और वो खुशी खुशी कहती है कि उन्हें अब से लंच बडीज बन जाना चाहिए। जब यूसुंग रूखेपन से कहता है कि वो रोज किम्बाप नहीं लाएगा, तो वो गुस्से वाली कैट गर्ल में बदल जाती है और जोर देकर कहती है कि उसने इस वजह से नहीं पूछा। यूसुंग ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि वो आखिर कैसे मेन हीरोइनों में से एक के इतने करीब आ गया है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है, यूसुंग मन ही मन मानता है कि उसकी खुशमिजाज पर्सनैलिटी की वजह से उसके आसपास रहना काफी आसान है। अब जाकर उसे उसकी टॉप टियर पॉपुलैरिटी की वजह समझ आती है। वो खुशी खुशी किम्बाप चबाती है और उसके चेहरे पर सुकून के भाव छा जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब दोनों बेंच पर एक साथ बैठे थे। रिका अंदाजा लगाती है कि जरूर उसकी फैमिली का कोई कोरियन रेस्टोरेंट होगा, लेकिन वो उसकी बात को टाल देता है। बदले में रिका उसे बड़े उत्साह से अपने हाथ का बना हुआ जापानी रोल्ड ऑमलेट ट्रेड करने का ऑफर देती है। वो गर्व से अपना प्यारा सा बेंटो बॉक्स खोलती है, जिसमें ऑक्टोपस शेप वाले सॉसेज और टेम्पुरा जैसी क्लासिक लंच आइटम्स भरी हुई थीं। यूसुंग ट्रेड के लिए मान जाता है और उसके दिए हुए ऑमलेट का एक बाइट लेता है और जैसे ही वो उसकी जुबान पर लगता है, एक अनजाने और जबरदस्त स्वाद से उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ये तो हद से ज्यादा मीठा था। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसने ये रेसिपी किसी चीनी के पुजारी की किताब से सीखी है। मीठे के उस शौक से वो मुश्किल से बोल पाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने इस चीज में कितनी चीनी डाल दी है। उसके चारों तरफ डिसबिलीव का एक आग वाला ओरा बन जाता है। वो कहता है कि उसकी अपनी सेहत के लिए उसे ही रिका को एक प्रॉपर जीरो शुगर ऑमलेट बनाना सिखाना पड़ेगा। रिका उसके रिएक्शन से पूरी तरह हैरान हो जाती है और बहस करती है कि ऑमलेट में नमक डालना अजीब है और मीठा और नमकीन ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। वो बस हंसकर बात टाल देती है, उसके टेस्ट को अजीब बताती है, लेकिन साथ ही कहती है कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन उनकी ये नोकझोंक ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि यूसुंग नोटिस करता है कि दो लोग जानबूझकर उनकी तरफ आ रहे हैं। दूर से उसे दो स्टूडेंट्स उनकी तरफ मार्च करते हुए दिखाई देते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी, जो सीटी बजाती हुई बेहद नाराजगी भरे एक्सप्रेशन दे रही थी। जैसे ही वो पास आती है,
उसके इंटेंस ओरा से उसके मन की बात साफ जाहिर हो रही थी। वो उनके इस इम्प्रॉपर रिलेशनशिप को रोकने आई थी। उसकी आंखें गुस्से और एक अजीब सी घबराहट से भरी हुई थीं, मानो वो कोई बहुत बड़ा न्याय करने आई हो अपनी पोजीशन की अथॉरिटी के साथ। वो ड्रामेटिक तरीके से ऐलान करती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते वो इसकी इजाजत नहीं दे सकती। यू संग को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही हैं। लुई आगे आकर बात साफ करता है और कहता है कि एक लड़का और लड़की का सुनसान कोने में अकेले खाना, जाहिर सी बात है, एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप ही है। लुई घमंड से यूसंग का सामना करता है और उसे चैलेंज करता है कि अब रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद वो बहाने बनाकर दिखाए। लेकिन यूसंग शांत रहता है और बड़े आराम से इल्जाम और बहाने बनाने की जरूरत दोनों को ही नकार देता है। रिका ये सब होते हुए देख रही थी। तभी यूसंग बड़े बेफिक्र अंदाज में प्रेसिडेंट से कहता है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही टकरा रहे हैं। प्रेसिडेंट का चेहरा लाल हो जाता है और उसके पास कहने को शब्द नहीं होते। तभी लुई बताता है कि ये तो नॉर्मल है क्योंकि यूसंग टेक्निकली ग्रैंड स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा है। अचानक रिका को कुछ याद आता है। वो उंगली दिखाकर जोर से उस लड़की को स्कूल की अफवाहों वॉली डार्क स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में पहचान लेती है। प्रेसिडेंट इस अजीब निकनेम को सुनकर एकदम अवाक और कंफ्यूज रह जाती है। रिका खुशी खुशी उस अफवाह के बारे में बताती है कि कैसे वो हमेशा अपनी स्पेशल ब्लैक यूनिफॉर्म में अकेले घूमती रहती है और कहती है कि उसे अब देखकर लगता है कि ये नाम उस पर एकदम फिट बैठता है। ये प्रेसिडेंट के सब्र का आखिरी बांध था और वो इस बेइज्जती पर गुस्से से फट पड़ती है। रिका, जिस पर कोई असर नहीं हुआ था, बस उसे कहती है कि वो अपने इस कॉस्प्ले लुक को अपना ले, जिससे प्रेसिडेंट और भी ज्यादा घबरा जाती है। और तो और अपनी दरियादिली दिखाते हुए रिका अपनी दुश्मन को उस विवादास्पद मीठे ऑमलेट का एक टुकड़ा भी ऑफर कर देती है। प्रेसिडेंट का पारा चढ़ जाता है और वो पूरी फ्रस्ट्रेशन में रिका पर चिल्लाती है और कसम खाती है कि वो वापस आकर उनसे निपटेगी। इसके बाद वो बेइज्जत होकर जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है और उसका वफादार चेला लुई माई लेडी पुकारता हुआ उसके पीछे पीछे भागता है। तूफान के गुजर जाने के बाद यूसंग और रिका एक बार फिर अकेले रह जाते हैं।